नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में हमारा ये 74 नंबर सेट है आज। 74 नंबर सेट से पहले 73rd सेट यानी 73वां सेट आपके सामने आया था। कुल अब तक 73 सेट इसके आ चुके हैं, जिसमें हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लगभग 100 सेट्स आपके देंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण से इसको हमें ब्रेक करना पड़ा था। लेकिन अभी कंटिन्यू करेंगे हम और कंटिन्यू रहेगी सीरीज़। इसी तरह के साथ-साथ हम एलटी की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें भी सब टॉपिक को कवर करेंगे। जब तक ये सीरीज़ चल रही है आपकी, इसको भी देखते रहिए आप लोग और एलटी की सीरीज़ भी आप साथ चलाएँगे। क्वेश्चन लगभग-लगभग सेम जैसे ही होते हैं, एप्रॉक्स थोड़ा लेवल डिफरेंस होता है, तो दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। फिलहाल इस सीरीज़ को अभी हम कंटिन्यू किए हुए हैं और कमिंग सीरीज़ एलटी की हमारी होगी, तो उसको भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। 74 सेट में हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं 2 टॉपिक से। कुछ क्वेश्चन हमने इसमें लिए हुए हैं संविधान संशोधन से और इसके पहले वाला जो 73rd सेट था वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही था, संविधान संशोधन से ही था और उसमें कुछ बच गए थे 6 क्वेश्चन उसको हमने इसमें ले लिए हैं। लेकिन वहीं पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं संविधान के संविधान के स्रोत से भी हमने लिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन की व्याख्या इस तरह से होगी कि आपको इससे कई ढेर सारे क्वेश्चन दूसरे भी मिल जाएँगे, ठीक? तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? इस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। पहला है 42वां संशोधन, दूसरा है 44वां संशोधन, तीसरा है 45वां संशोधन और चौथा है 43वां संशोधन। बताइए भाई क्या होगा इसमें? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग आप सब लोग परिचित ही होते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मूल अधिकार में शामिल था, इसको संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मूल अधिकार में शामिल था, छठवां मूल अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया। तो क्वेश्चन यह है कि किस संविधान संशोधन से ऐसा किया गया? आंसर होगा आपका बी यानी 44वां संविधान संशोधन, ठीक है? क्या किया गया इसमें और क्यों किया गया? दरअसल 42वां संविधान संशोधन काफ़ी बड़ा संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा किए गए संशोधनों को हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इस संशोधन को हम सुधार वाला संशोधन भी कहते हैं। रिफ़ॉर्म भी किया गया था इसके माध्यम से। ऐसे रिफ़ॉर्म हुए थे जो कहीं न कहीं आवश्यक थे, लेकिन कुछ ऐसे भी रिफ़ॉर्म या परिवर्तन हुए थे, जिनमें भी आगे परिवर्तन या जिनसे लगे हुए कुछ संशोधन आवश्यक थे भविष्य में और उसी संदर्भ में यह 44वां संशोधन किया गया था। ये जो 44वां था, इसके माध्यम से पहली चीज़ तो क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसे क्या किया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 ए में, आर्टिकल 300 ए में ले जाया गया। आर्टिकल 300 ए में ले जाकर क्या बना दिया गया इसको? विधिक अधिकार यानी अब समस्त संपत्तियाँ क्या हैं? संपत्तियाँ व्यक्ति की हैं, लेकिन यह कानूनी संपत्ति है। इसका मतलब यह हुआ कि समस्त संपत्ति राज्य की संपत्ति हुई। यानी राज्य आपको कानून के माध्यम से संपत्ति देता है, आपको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। विधि पूर्वक संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, लेकिन यह संपत्ति चूँकि विधि पूर्वक आपने ली हुई है, तो यह संपत्ति कभी भी सरकार आपसे ले सकती है। जैसे मान लीजिए भूमि अधिग्रहण करना है, आपके मकान के ऊपर से मेट्रो जा रही है, तो आपका मकान अगर सरकारी काम में आवश्यक है, तो मकान आपका ले लिया जाएगा। लेकिन चूँकि विधिक अधिकार है, तो विधि क्या कहती है कि आपको उचित मुआवजा देकर के यह आपसे ले लिया जाएगा। आपके पास गाड़ी है, आपको लगता है मेरी है, नहीं, आपकी गाड़ी है, लेकिन यह गाड़ी राज्य की भी है और अगर राज्य को लगता है किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस गाड़ी की सरकार को आवश्यकता है, तो सरकार तुरंत आपकी गाड़ी को खींच सकती है, मँगवा सकती है आपसे।
जैसे आप लोग देखते होंगे कि चुनाव के समय में बहुत सारे ट्रक वगैरह वो जो है रिजर्व कर लिए जाते हैं सरकार के माध्यम से। क्यों? क्योंकि मतपेटियां पहुंचाना है। आजकल तो मशीन हो गई है, तो जो है मशीन वगैरह पहुंचानी है, और जो चुनाव अधिकारी हैं उनको ले जाना है। तो आवश्यक कार्य के लिए सरकार को रेल बिछानी है, तो संपत्ति कहाँ से लाएगी? और आगे चूंकि आपकी संपत्ति तो मूल अधिकार में आ रही है, और मूल अधिकार को राज्य किसी भी स्थिति में छीन नहीं सकता है। तो ऐसे में, और दूसरा, 42वें के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ दिया था। तो एक बात यहाँ ये भी है कि समाजवाद और संपत्ति का मूल अधिकार, ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। इसलिए भी इसमें परिवर्तन करना ज़रूरी था। बाकी इस पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि इस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई है कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। पहला है 90वां संविधान संशोधन, दूसरा है 91वां, अगला है 85वां, ठीक है, 85वां, और डी है आपका 94वां। ठीक है, तो 90 संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन, या 85 या फिर 94, कौन सा था संशोधन भाई? बताइए इसमें से। और ये क्यों हुआ था? बताइए क्यों हुआ था? आंसर होगा इसका 91वां संविधान संशोधन, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपका किया गया था, उसका मूल उद्देश्य क्या था? दरअसल इस संशोधन से पहले मंत्रिमंडल कितना बड़ा होगा, मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी होगी, मंत्रिपरिषद क्या है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी यहाँ मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं। दो शब्द हैं यहाँ पर, मंत्रिपरिषद और दूसरा है मंत्रिमंडल। दोनों शब्द को मैं पहले इससे पहले वाले सेट में एक्सप्लेन किया है। जो लोग ना देखे हों वो जरूर जाके देख लें उस सेट को, कि इस समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और पूछा जाए ना पूछा जाए, एक नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट होने के कारण आपको पता होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है और कैबिनेट क्या है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाला सेट, यानी जो है हमारा 73rd जो सेट है, उसमें जाकर के इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है। तो दरअसल पहले मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा होगा, इसका कोई जिक्र नहीं था। संविधान में इसकी कहीं कोई व्याख्या या व्यवस्था नहीं की गई है, कि यानी यह प्रधानमंत्री के तो विवेक पर निर्भर करता था कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा होगा। लेकिन इसकी एक समस्या ये थी, कितना भी बड़ा आकार हो सकता है। विधायकों सांसदों को खरीद फरोख्त के माध्यम से अपने दल में शामिल करके और मंत्री पद की कृपा दे करके, ठीक है, उनको दूसरे दलों से तोड़ करके, यानी सरकार को गिराने में भी इसकी भूमिका होती थी। तो इसको देखते हुए दो प्रकार से परिवर्तन किया गया। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, इसके माध्यम से दो परिवर्तन किए गए। एक तो यह किया गया कि जो मंत्रिपरिषद का आकार है वह निम्न सदन के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्न सदन यानी संसद में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा नहीं होना चाहिए। क्या बताया? कि संसद में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, यानी निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या के कितना, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इसमें जो दल बदल की व्यवस्था थी, उसमें भी इसको क्या किया गया, रोका गया। ठीक है, दल बदल व्यवस्था आप जानते हैं, इससे पहले जो व्यवस्था थी उसमें कोई भी किसी भी दल से टूट करके और दूसरे के दल में जाकर के शामिल हो जाता था। उससे अगर उस दल की सरकार है तो वह सरकार अक्सर अल्पमत में आ जाती थी और सरकार गिर जाती थी। ठीक है, और 1985 में एक परिवर्तन किया गया था, यहाँ याद रखिएगा। पहली चीज तो ये जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसको जान लीजिएगा, यह 2003 में आया था। 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये कब आया था? 2003 में आया था। लेकिन
इससे पहले इसी से संबंधित एक परिवर्तन किया गया था 1985 में, 1985 में 1985 में एक संशोधन किया गया था और उस संशोधन में यह व्यवस्था की गई थी कि अगर किसी दल के 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य जो है वो अलग हो जाएं तो उनको अलग दल की मान्यता दी जा सकती है। ठीक है। और 95 में जो कानून बनाया गया था दल बदल निरोधी कानून, उस कानून में एक तीसरा परिच्छेद था। उस तीसरे परिच्छेद को भी समाप्त कर दिया गया कि अगर 1/3 भी टूटते हैं तो भी उनको अलग दल की मान्यता नहीं मिलेगी, यानी उनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी और उन्हें क्या करना पड़ेगा, फिलहाल उनको अपनी मेंबरशिप से रिजाइन करना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये दोनों परिवर्तन इसमें किए गए थे किसके माध्यम से, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई। असमी, बोडो, कोंकणी, सिंधी। बताइए भाई, असमी, बोडो, कोंकणी या फिर सिंधी, कौन सी भाषा 2003 में किए गए जो आपका 92वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा इसमें शामिल किया गया। असमी, बोडो, कोंकणी या फिर सिंधी। आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी बोडो। अब थोड़ा सा आप हिस्ट्री जानिएगा। जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची आप जानते हैं, 8वीं अनुसूची में ही क्या किया गया है, भाषाओं की बात की गई है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में, इस 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी भाई, 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अब हुआ क्या, बीच बीच में इसमें परिवर्तन किया गया। जो पहला परिवर्तन किया गया था, संशोधन किया गया था, वो 21वां संशोधन था, 21वां संशोधन था। और ये कब हुआ था, 1967 में हुआ था। ठीक है। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, और 1967 में इसमें एक भाषा को जोड़ा गया था और वो भाषा थी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा थी। ठीक है। अब इससे कितनी भाषाएं होंगी भाई, 15 भाषा हो गई। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर एक परिवर्तन किया गया, 71वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया, 1992 में किया गया। और इसके माध्यम से कुल इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। एक था कोंकणी, एक थी नेपाली, नेपाली, और अगली थी मणिपुरी। मणिपुरी की भाषा है, मणिपुरी कहते हैं उसको, मणिपुरी। अब कितनी भाषाएं हो गई, कुल 18 भाषा हो गई। कितनी हो गई, 18 भाषा हो गई। लेकिन जो ये आपका 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 92वां संविधान, 92वां संविधान संशोधन, जो कि कब किया गया, 2003 में किया गया। इस 2003 के माध्यम से 4 भाषाओं को इसमें लाया गया। ठीक है। 2003 के माध्यम से, इधर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, फोटो होगी मेरी, यहां लिख दे रहा हूं मैं, 4 भाषाओं को इसमें ला करके जोड़ा गया। ठीक है। इन चारों भाषाओं में एक थी बोडो, जो कि इसमें ऑप्शन में है, एक थी डोगरी, और एक थी मैथिली, मैथिली, और एक थी संथाली, संथाली। ठीक है। मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो अब इससे कुल कितनी भाषाएं हो गई, बोले भाई 18 में 4 जुड़े कितना हो जाएगा, 22 भाषाएं। तो अब कितने परिवर्तन, यानी
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, तो लेकिन जबकि ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो मूल सूची थी उसमें कितनी भाषाएं थी, तो उसमें कितनी भाषाएं थी? कुल आपकी 14 भाषाएं थी। याद रखिएगा कि मूल संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, जबकि बाद के 3 संशोधनों द्वारा कुल कितनी भाषाएं कर दी गई? 22 भाषाएं कर दी गई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई। देखिए 1992 में नरसिंहा राव सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था। 2 संविधान संशोधन, ठीक है, 2 संविधान संशोधन हुए थे जिन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक संशोधन था 73वां संविधान संशोधन और एक था 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन था जो उसके माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, और इसके माध्यम से क्या किया गया भाई? ग्रामीण पंचायती राज की व्यवस्था की गई। ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जबकि जो 74वां संविधान संशोधन था, अभी सीधे आपको उत्तर मिल जाएगा, जो 74वां संविधान संशोधन था इसके माध्यम से संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या किया गया? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस 12वीं अनुसूची के माध्यम से नगरीय पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया या इसकी स्थापना की गई, विधिक रूप दिया गया एक तरह से। ठीक है, अब ये जो परिवर्तन थे और इन दोनों अनुसूचियों के साथ साथ संविधान के अनुच्छेदों में भी काफी परिवर्तन किया गया। जैसे कि आप जानते हैं भाग 9 का, संविधान का जो भाग 9 का या 9A 9A, इसमें क्या किया गया? इसमें 9A में 243 आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट किया गया। कई सेक्शन इसमें क्या किए गए? जोड़े गए, कई सेक्शन इसमें जोड़े गए। ठीक है, तो यानी संविधान के अनुच्छेद में भी परिवर्तन किया गया और साथ में अनुसूची को भी जोड़ा गया और पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत स्वरूप दिया गया। 73वें के माध्यम से ग्रामीण पंचायती राज और 74वें के माध्यम से नगरीय पंचायती राज, या उसी को आप क्या कहते हैं? नगरीय स्थानीय प्रशासन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना तथा कार्यों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना तथा कार्यों से संबंधित है? 96वां अमेंडमेंट, 97वां अमेंडमेंट, 98वां अमेंडमेंट या फिर 99वां अमेंडमेंट। ठीक है, 93वां संशोधन या फिर 97वां या फिर 98वां या फिर 99वां। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की, ठीक है, व्यवस्था की गई थी? दरअसल आप जानते हैं जब मोदी सरकार आई, यानी कब बनी सरकार इनकी? 2014 में बनी। तो 2014 में जब सरकार बनी तो इस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के लिए जो पहले व्यवस्था चली आ रही थी, पहले व्यवस्था क्या कहते थे? कोलिजियम सिस्टम। क्या कहते थे भाई? कोलिजियम व्यवस्था। इस कोलिजियम व्यवस्था
में कुछ सुधार की बात कही और ये व्यवस्था किया कि एक नियुक्ति आयोग बनेगा। एक नियुक्ति आयोग बनेगा। नाम क्या दिया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और इसमें यह व्यवस्था की गई कि इस कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ही जजों की नियुक्ति करेगा। लेकिन यह इतना आसान तो नहीं था कि पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर देता। अभी अगर आपने कल की भी न्यूज़ सुनी होगी तो जस्टिस वर्मा को हटाने से संबंधित तीसरी याचिका दायर की गई थी और उस तीसरी याचिका में यह मांग की गई थी कि इस पर इमरजेंसी सुनवाई की जाए, क्योंकि संसद में इनके लिए महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है इनको हटाने के लिए। लेकिन उनको जब जो है जस्टिस वर्मा या वर्मा जो है कहा जाने लगा एडवोकेट्स के द्वारा, तो मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य जो जज थे उन्होंने इसका विरोध किया और वकीलों को कहा कि क्या आपके वो मित्र हैं जो आप इनको वर्मा वर्मा जी कह रहे हैं? आप उन्हें जस्टिस वर्मा, रिस्पेक्टेड जस्टिस वर्मा कह के संबोधित कीजिए। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर किसी तरह कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन इतना आसान नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि इसमें जब जिस भी पार्टी का फायदा होता है, वह पार्टी क्या करती है? इसका विरोध करती है और वही हुआ भी। बहुत जल्दी ही इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस अमेंडमेंट को या इस व्यवस्था को क्या कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दिया गया। असंवैधानिक किस आधार पर? कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक स्वायत्त संस्था है और उसे अपनी संस्था में नियुक्ति का स्वयं अधिकार है और इसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप के आधार पर इसको क्या किया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और कॉलेजियम सिस्टम फिर से वही व्यवस्था चली आ रही है, अभी भी चल रही है। भविष्य में क्या होता है देखा जाएगा। तो यह अमेंडमेंट कौन था? क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि यह अमेंडमेंट कौन था? भाई ये अमेंडमेंट था टी यानी 99वां, ठीक है, 99वां संविधान संशोधन था ये। आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे लिए बहुत आसान है कि मैं आपको सीधे टिक लगा दूं कौन सा आंसर है, लेकिन समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया कर पाएंगे आप। भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है जो आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करता है, 100 तक कंप्लीट करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। इससे आप दो चीजें समझ सकते हैं, इतने सारे अमेंडमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हुए जबकि आपका संविधान 1952 में लागू हुआ, ठीक है, 1950 में लागू हुआ। तो इतने परिवर्तन अब तक हो चुके, ये तो शतक है मान लीजिए, और ये परिवर्तन आपका जो था वो तो उसके आगे बहुत क्रॉस कर गया है अभी। लेकिन यह बताता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किसी भी व्यवस्था में जो परिवर्तन है वह होता रहता है और उसके हिसाब से ही आपको स्वयं परिवर्तित होना पड़ता है। अगर आप परिवर्तित हो गए तो ठीक है, अदरवाइज खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अक्सर हम आप देखते हैं कभी कोई मनुवाद की आलोचना करता है, कभी किसी की आलोचना की जाती है, कभी किसी की आलोचना की जाती है। दरअसल वे सभी व्यवस्थाएं जो कभी बनाई गई होंगी वे अपने स्थान पर सही गलत नहीं होंगी, क्योंकि वह व्यवस्था आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं हो सकती है, क्योंकि समय और परिस्थिति बदल जाती है। तो समय और परिस्थिति के बदलने के साथ परिवर्तन भी जरूरी होता है। बहरहाल यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का संदर्भ से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? भारत नेपाल संबंध से, भारत पाकिस्तान संबंध से, भारत अफगानिस्तान संबंध से या भारत बांग्लादेश संबंध से? ठीक है, आंसर क्या होगा भाई इसका? डी होगा, भारत बांग्लादेश संबंध। ठीक है, ये जो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये कब हुआ था भाई? 2015 में हुआ था। ठीक है, यानी नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ था ये परिवर्तन 2015 में। ठीक है, 2015 में इस परिवर्तन ये हुआ था, इसमें 41 साल पुराना, ठीक है, ये भारत बांग्लादेश सीमा विवाद था और इस विवाद को क्या किया गया?
भू समझौता LBA, क्या कहा जाता है, भू समझौता LBA, ठीक है। और 1974 LBA 1974 को क्या करता है, इस समझौते के माध्यम से इस संशोधन के माध्यम से 41 साल पुराने भू सीमा समझौता यानी LBA 1974 को प्रभाव में लाना था, ठीक है, इसको इफेक्टिव बनाना था। तो किसका संबंध इससे, भारत बांग्लादेश संबंध से संबंधित है ये 100वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया। संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, अगला अमेरिका के संविधान से, तीसरा सोवियत संघ के संविधान से, और अगला ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। क्या था भाई इसमें, दरअसल इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी, इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि संघ समय समय पर, यानी आप जानते हैं केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार के होते हैं, एक है प्रशासकीय संबंध, एक है विधायी संबंध, और एक है वित्तीय संबंध, ठीक है। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256 और 257, ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें केंद्र को राज्यों को अधिकार देने की केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के आदेश देने की व्यवस्था की गई है या उनको अधिकारिता दी गई है। यानी अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों को विभिन्न संदर्भों में दिशा निर्देश, या उसको आप थोड़ा असामान्य भाषा में आप आदेश भी कह सकते हैं, ये देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो ये कहां से लिया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, ठीक है, थोड़ी भाषा इसमें गलत लिखी है। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, जापान से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार का ये क्वेश्चन है और कई बार यहाँ पर भी रिपीट किया गया है, क्योंकि बिहार के क्वेश्चन में बेसिकली 3 ऑप्शन तो होते हैं जो सीधे से संबंधित होते हैं, जैसे इसमें जापान, जर्मनी, इंग्लैंड है, लेकिन एक उसमें आंसर होता है जो कहता है कि एक विकल्प होता है जो कहता है उपर्युक्त में से एक से अधिक हैं, और एक विकल्प ऐसा भी होता है जो कहता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिहार, झारखंड ही 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर 5 विकल्प पूछे जाते हैं, बाकी मोस्टली दूसरे अन्य राज्यों में 4 विकल्प ही पेपर में मौजूद रहते हैं। बहरहाल इसमें आंसर क्या होगा भाई, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, इसमें आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों ऐसा आंसर होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको समझना होगा, दरअसल जो ये प्रस्तावना हमारी है, इस प्रस्तावना में कई चीजें अलग अलग जगहों से ली गई हैं, ठीक है, कई चीजें अलग अलग जगहों से ली गई हैं। जैसे अगर हम बात करें कि प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार कि संविधान की प्रस्तावना होनी चाहिए, यह विचार कहां से लिया गया, तो यह विचार USA से लिया गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संविधान में प्रस्तावना जैसी कोई चीज होनी चाहिए, यह विचार कहां से लिया गया भाई, अमेरिका से लिया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई संविधान की भाषा क्या होनी चाहिए, किस स्वरूप में इसको लिखा जाना चाहिए, तो संविधान की भाषा की बात कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ठीक है। लेकिन वहीं पर संविधान में आप जानते हैं कि न्याय की बात की गई है, और न्याय में 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इन तीनों न्याय को कहां से लिया गया भाई, सोवियत संघ से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया। बाद में इसी प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, यह समाजवाद भी कहां से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया, ठीक है। लेकिन
संविधान में कुछ शब्द और भी हैं, जैसे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये जो तीनों शब्द हैं, आप जानते हैं ये कहाँ से लिए गए थे भाई? बोलो। ये लिए गए थे फ्रांस से। कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस से। इन सब के अलावा भी आपको एक चीज और समझना होगा कि, चलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूं, आगे अभी क्वेश्चन और आएगा तो वहां पर मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि यूनियन और रिपब्लिक में यूनियन जो लाया गया, वो क्यों लाया गया और कहां से लाया गया, तो इसको यहां पर नहीं लेता हूं मैं। कुल मिला के मैंने आपको ये बताया कि विचार कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भाषा कहां से ली गई प्रस्तावना की? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। न्याय शब्द जो जोड़ा गया वो सोवियत संघ से लिया गया। समाजवाद शब्द जो बाद में जोड़ा गया वो भी सोवियत संघ से लिया गया। लेकिन साथ में फ्रांस से लिया गया क्या? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को। तो किसी एक देश से प्रस्तावना नहीं ली गई है, इसीलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? यह एक मौलिक संविधान है। दूसरा, यह विकास का परिणाम है। तीसरा, यह एक उधार का झोला है। यह एक अनोखा संविधान है। कौन सा संविधान के बारे में सही है भाई, बताइए? मौलिक संविधान है? नहीं है। विकास का परिणाम है? हाँ, यह है विकास का परिणाम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो मूल उद्देश्य है, क्वेश्चन की भावना को भी समझना होगा। और अगर क्वेश्चन की भावना को समझेंगे तो वास्तव में यह उधार का झोला है। क्वेश्चन की भावना के अनुसार अगर उत्तर निकालेंगे आप, तो क्वेश्चन जानना ये चाहता है एग्जामिनर यहाँ पर कि भारतीय संविधान के बारे में जानना ही चाहता है कि वह क्या है? उधार का या झोला है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उधार का झोला है तो सही है कि गलत है? उधार लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? दरअसल उधार की जगह यहाँ पर, उधार से बेहतर यहाँ पर, या उधार क्यों लिया गया, तो वहां पर मैं यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, सीखना। सीखना, जब हम आप जैसे हमारे लिए हम कोई किताबें पढ़ रहे हैं, हम राजनीति विज्ञान ही पढ़ते हैं, तो हम बहुत सारे पश्चिमी चिंतक को पढ़ते हैं, वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ते हैं। वेस्टर्न थिंकर ही यहाँ के तो नहीं है ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज क्या ही है, हम उन्हें पढ़ते क्यों हैं? उनसे राजनीति सीखते हैं, उनसे बहुत सारी चीजों को हम सीखते हैं। तो सीखना क्या उधार लेना हुआ? नहीं, सीखना एक अच्छी बात है। अगर सीख करके कोई व्यवस्था आप बनाते हैं और वो व्यवस्था अच्छी बन जाती है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं का जो बेसिक उद्देश्य था, जो मूल उद्देश्य था, वह था ये था कि जो भारत का संविधान बने, पहली चीज तो वह व्यवहारिक बने। ठीक है, व्यवहारिक बने और अच्छा बने। ठीक है, व्यवहारिक बने, अच्छा बने, और अगर ऐसा होगा तो ही यह सफल संविधान कहा जाएगा। तो ही क्या कहा जाएगा? यह सफल संविधान कहा जाएगा। तो ऐसे में यह आवश्यक है कि हम अपने देश के परिस्थितियों के अनुसार से व्यवहारिक और उसे अच्छा बनाने के लिए हम विभिन्न देशों के संविधानों से अच्छी अच्छी बातें जो हमारे यहाँ व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में लागू हो सकती हैं, उसको संविधान में स्थान दें। और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया? विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अपने देश के हिसाब से, अपने देश काल परिस्थितियों के अनुसार से जो व्यवस्था अच्छी हो सकती है, उसको संविधान में कहीं ना कहीं समाहित किया, उसी स्वरूप में या फिर थोड़े परिवर्तित स्वरूप में। जैसे भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। भारत राज्यों का संघ है। संघवाद की अवधारणा को हमने कहां से लिया? संघवाद की अवधारणा को हमने कनाडा से लिया। लेकिन कनाडा से लेने के बावजूद भी अमेरिकी व्यवस्था, जिसमें कि फेडरल वर्ड का यूज किया गया है, जबकि कनाडा के संघवाद में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हमने कनाडाई व्यवस्था से यूनियन शब्द को लिया, फेडरल शब्द को नहीं लिया। ठीक है, तो हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार, कि दोनों में अंतर क्या है, बात करेंगे भी आगे, दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि
यहाँ संविधान सभा में चर्चा हुई थी, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने यह तर्क रखा था कि फेडरलिज्म वर्ग जो है शब्द से कहीं न कहीं अभी भी दासता की बू आती है। कहीं न कहीं अभी भी ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र होकर संविधान नहीं बना रहे हैं, ठीक है? लेकिन जबकि यूनियन शब्द से कुछ और एहसास होता है। अल्टीमेटली क्या किया गया? यूनियन शब्द को शामिल किया गया, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है? तो कुल मिलाकर के उधार का झोला है, लेकिन झोला अच्छा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को ग्रहण किया था। सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को ग्रहण किया था। संघवाद यानी यूनिज्म की अवधारणा को ग्रहण किया था। कहां से भाई? कनाडा के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर नाइजीरिया के संविधान से। कहां से लिया था? अभी हमने बता ही दिया था आंसर आपको। सीधे आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। तो संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को कहां से लिया था? कनाडा के संविधान से लिया था, ठीक है? क्योंकि ये जो कनाडा का संविधान है और भारत का जो संविधान है, या भारत की जो व्यवस्था थी, जिसमें एक शक्तिशाली केंद्र हो, जिसमें एक शक्तिशाली क्या हो? केंद्र हो, ठीक है? शक्तिशाली उच्चतम न्यायालय हो, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था हो, ठीक है? और इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का भी प्रोविजन हो, यह कनाडा के संविधान में था। और इसीलिए हमने संघवाद की अवधारणा को कनाडा के संविधान से लिया, ना कि अमेरिका के संविधान से, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई? 11वां क्वेश्चन आपका है, भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया? भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया? यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा इटली, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, या फिर फ्रांस? बोलिए भाई, समवर्ती सूची का विचार कहां से आया? समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से आया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आप जानते हैं आपके संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक है संघ सूची, और दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। इसमें राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्यों के पास है। लेकिन ऐसे विषय जो कि समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। लेकिन इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में यदि कोई टकराहट होने लगे, तो जो केंद्र का कानून है वही प्रभावी माना जाता है, ठीक है? तो यह व्यवस्था की गई है, ठीक है? हमारे यहाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। यह समवर्ती सूची का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक? आइए अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? इसमें इसको मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या सही है भाई? आइए, संविधान के स्रोत पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चन हमने संविधान संशोधन से लिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम कहां से ले रहे हैं? संविधान के स्रोत से ले रहे हैं। तो समवर्ती सूची कहां से ली गई? अभी सीधे क्वेश्चन पहला, इससे पहले सॉल्व कर रहे हैं भाई, सीधे मिला दीजिए। समवर्ती सूची कहां से आ रही है? ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, यानी ए का थर्ड सही है, कुछ सोचने नहीं आपका। और ए का थर्ड मित्र केवल एक विकल्प में है, सीधे मिला दीजिए, डी आंसर सही हो जाएगा आपका। क्योंकि ए का थर्ड सही है। समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें आपको। ऑस्ट्रेलिया से में, और तो ए का थर्ड सही है, और ए का थर्ड केवल एक विकल्प में सही है, बाकी आप मिला लीजिए। जो है पी है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? अब लगभग सभी लोग जानते ही हो इसको भाई, कि संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है, और लिया गया इसको। और संघात्मक स्वरूप अभी चर्चा हो चुकी है, कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। यानी ए का थर्ड सही है, बी का फोर्थ सही है। ए को मैच कराएंगे आप किससे?
3rd से, और बी को मैच कराएंगे 4 से, सी को मैच कराएंगे 1 से, और डी को कराएंगे 2 से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक का क्वेश्चन गलत लिख दिया इसमें। भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को ग्रहण किया था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों, गलत लिखा हुआ है। भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को ग्रहण किया था। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स हैं, इन्हें कहां से लिया गया था? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या फिर आयरलैंड के संविधान से, या फिर कनाडा के संविधान से? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए भाई। आयरलैंड के सिद्धांत से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के सिद्धांत से। पहली चीज तो आपको ये जानना होगा, आंसर क्या होगा इसमें? सी। ये जानना होगा आपको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट हैं क्या। दरअसल संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, और एक बड़ी चर्चा इसमें चली थी मूल अधिकारों पर। तो दरअसल जितने भी संविधान, जिसमें भी जो आज आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नीति निर्देशक तत्व जो है कहीं ना कहीं पहले मूल अधिकार का ही एक हिस्सा थे। यानी ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार का हिस्सा बनने वाले थे। लेकिन संविधान में इस पर चर्चा हुई, संविधान में इस पर चर्चा हुई कि अगर इनको क्या किया जाएगा, इन सबको अगर मूल अधिकार बना दिया जाएगा, तो राज्य के पास इतने संसाधन आज के समय में नहीं है, या वो परिस्थितियां नहीं है कि जो है यह राज्य के नागरिकों को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जा सके। तो ऐसे में इस पर यह सहमति बनी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है तत्वों की व्यवस्था अलग से की जाए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था अलग से की जाए। और यह वह तत्व हैं जो कहाँ रखे गए भाई? संविधान के, बताइए भाई कहाँ रखे गए? संविधान के भाग 4 में रखे गए। कहाँ से रखे गए? अनुच्छेद 36 से 51 तक में रखे गए। और यह माना गया कि यह ऐसे तत्व हैं जो राज्य को निर्देशित करेंगे किस बात के लिए, कि वह किस प्रकार से अपनी नीति व कार्यक्रम को बनाए जिससे मूल अधिकारों का प्रवर्तन हो सके। यानी भविष्य में नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार देने के लिए, अधिक से अधिक उनको लाभ पहुंचाने के लिए अपनी नीतियों या कार्यक्रमों में इस प्रकार के विचार को सम्मिलित करे कि उनको लाभ मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट रखा गया संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, और यह विचार आया आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो और इसी तरह से यहाँ याद रखिएगा, इसीलिए जो 42वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था, इस 42वें संविधान संशोधन में एक सुधार यह भी किया गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट को मूल अधिकारों पर भारित माना गया था। यानी इस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार से। ठीक है, बहरहाल बाद में और भी इसमें अमेंडमेंट हुआ था, उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, अभी चर्चा पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में भी थोड़ी हो चुकी है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है, यह विचार कहां से आया? संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, कनाडा से आया, या फिर आयरलैंड से आया, या फिर फ्रांस से आया? तो इस पर चर्चा हमारी हुई थी आपकी कि भारत राज्यों का संघ है, यानी संघ का जो विचार आया वो कहां से आया? कनाडा से आया। ठीक है, संघ का विचार कहां से आया? कनाडा से आया। जबकि हमने आपको अभी पहले ही बताया कि अनुच्छेद 1 जो आपका है, अनुच्छेद 1 का जो 1 है वो राज्यों का संघ की बात करता है। मैंने बताया कि अमेरिकी संविधान में फेडरल वर्ड का यूज किया गया है, फेडरल ऑफ द स्टेट।
जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ द स्टेट का यूज किया गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स का यूज किया गया है। तो और यूनियन ऑफ द स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पर है भाई, कनाडा का कॉन्सेप्ट है ये। जबकि फेडरल ऑफ द स्टेट जो है ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फोटो पे लिख उठता है हमारे, हम बीच में भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है, सुन तो आप लोग रहे ही हैं। तो कहाँ का विचार है, कनाडा का विचार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघ मुख्यतः आधारित है, भारतीय संघ मुख्यतः आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है, भारतीय संघ मुख्यतः या प्रमुखतः आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है। कहाँ पर, कनाडा में, अमेरिका में, नाइजीरिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, इसमें भी कुछ नहीं विचारना है, सेम क्वेश्चन लगभग लगभग उसी एक जैसा ही है। तो भारतीय संघ कहाँ पर आधारित है, जो ऐसी व्यवस्था जो कनाडा में है, ठीक है, उस व्यवस्था पर आधारित है, यानी भारतीय संघ कनाडा की व्यवस्था पर आधारित है। आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, ए हो जाएगा। तो ये थे बेटा कुल 15 क्वेश्चंस, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली सेट के साथ। थैंक यू।